नमस्कार। आज की चर्चा एक अहम खबर से शुरू करते हैं। हाल ही में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे कुछ बड़े सरकारी बैंकों ने अपनी एमसीएलआर दरें घटाई हैं, करीब 0.35% तक। हाँ, और ये आरबीआई के रेपो रेट कट के बाद हुआ है, जो फरवरी से जून के बीच हुआ था। कुल 1% की कटौती। बिल्कुल। हालांकि अगस्त में आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर ही रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एमसीएलआर आखिर है क्या, और ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन यानी मौद्रिक नीति संचरण से कैसे जुड़ता है। जो लोग यूपीएससी, बैंकिंग या दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये काफी अहम टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एमसीएलआर क्या बला है? एमसीएलआर का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। आसान भाषा में कहें तो ये वो कम से कम ब्याज दर है जिस पर बैंक लोन दे सकते हैं। मतलब सामान्य तौर पे इससे कम पर नहीं दे सकते। हाँ, कुछ खास मामलों में आरबीआई इजाजत दे सकता है। अच्छा, और ये कब आया? ये 1 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। इसने पुरानी बेस रेट प्रणाली की जगह ली। बेस रेट प्रणाली, हाँ। तो एमसीएलआर लाने का मकसद क्या था? मुख्य मकसद था पारदर्शिता लाना और ये सुनिश्चित करना कि आरबीआई जब अपनी पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट बदले तो उसका असर लोन लेने वालों तक तेजी से पहुंचे। मतलब मौद्रिक नीति का संचरण बेहतर हो। ओके, तो ये एक तरह का टूल है ट्रांसमिशन के लिए। इसकी गणना कैसे होती है? आपने कहा मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, इसकी गणना के कुछ मुख्य आधार हैं। पहला है फंड्स की सीमांत लागत, मतलब बैंकों को नया पैसा जुटाने पर क्या खर्च आ रहा है। दूसरा, सीआरआर पर नेगेटिव कैरी, जो पैसा आरबीआई के पास रखना अनिवार्य है उस पर ब्याज न मिलने का नुकसान। तीसरा, बैंकों के अपने परिचालन खर्चे, मतलब डे टू डे ऑपरेशंस का कॉस्ट। और चौथा है टेन्योर प्रीमियम, यानी लोन कितने समय के लिए है उस हिसाब से लगने वाला प्रीमियम। समझ गए। तो ये पुरानी बेस रेट प्रणाली से मुख्य रूप से कैसे अलग है? आपने कहा बेस रेट औसत लागत पर था। बिल्कुल सही। बेस रेट फंड की औसत लागत पर आधारित था, जो धीरे धीरे बदलती थी। इसीलिए आरबीआई की दरों में कटौती का असर उस पर काफी धीमा होता था। अच्छा। दूसरी तरफ एमसीएलआर फंड की नई या सीमांत लागत पर आधारित है, तो सैद्धांतिक रूप से इसे रेपो रेट बदलने पर जल्दी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे मौद्रिक नीति का संचरण बेहतर हो। सैद्धांतिक रूप से? हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो ये उम्मीद थी। पर क्या असल में ऐसा हुआ? यहीं पर मौद्रिक नीति संचरण या मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का बड़ा कॉन्सेप्ट आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसके जरिए आरबीआई के नीतिगत फैसले जैसे रेपो रेट में बदलाव पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचते हैं। ब्याज दरों पर असर, फिर लोन मिलने पर, फिर निवेश और खपत पर, और अंततः महंगाई और विकास पर। यानी एक चेन रिएक्शन जैसा। आरबीआई ने रेपो रेट घटाया। हाँ, तो उम्मीद है कि बैंक अपने लोन सस्ते करेंगे, जिससे लोग और कंपनियां ज्यादा लोन लें, ज्यादा निवेश करें, ज्यादा खर्च करें, और अर्थव्यवस्था में तेजी आए। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन भारत में अक्सर सुनने में आता है कि ये ट्रांसमिशन पूरा नहीं होता या बहुत धीमा होता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं, मतलब सिस्टम की कुछ अपनी दिक्कतें हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है बैंकों के ऊंचे एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और उनकी कमजोर बैलेंस शीट्स। अच्छा, फंसे हुए कर्जे। हाँ, अगर बैंक खुद ही वित्तीय दबाव में है तो वो रेपो रेट घटने पर भी अपनी ब्याज दरें कम करने से हिचकिचाते हैं, जोखिम नहीं लेना चाहते। ये तो है। और दूसरा, बाहरी बेंचमार्क से जुड़े लोन का हिस्सा पहले कम था। ज्यादातर लोन पुरानी व्यवस्था जैसे बेस रेट या एमसीएलआर से ही जुड़े थे। हालांकि अक्टूबर 2019 के बाद से स्थिति बदली है। अब नए फ्लोटिंग रेट वाले पर्सनल, एमएसएमई और होम लोन बाहरी बेंचमार्क जैसे रेपो रेट या टी-बिल यील्ड से जुड़ने लगे हैं। इससे नए लोन्स में संचरण सुधरा है। हाँ, वो ईबीएलआर वाला सिस्टम। लेकिन पुराने लोन्स का क्या? पुराने लोन्स का संचरण अभी भी एक मुद्दा है। तीसरा कारण है छोटी बचत योजनाएं जैसे पीपीएफ, एनएससी वगैरह। उनका क्या असर है? उन पर ब्याज दरें सरकार तय करती हैं। अगर वो दरें ऊंची रहती हैं तो बैंकों को भी डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, ताकि लोग पैसा निकालकर उधर न लगा दें। इससे बैंकों की फंड लागत कम नहीं हो पाती
और वो लोन सस्ता नहीं कर पाते। अच्छा, ये दिलचस्प है। और कोई कारण? हाँ, बाजार में नकदी की स्थिति यानी लिक्विडिटी भी संचरण को प्रभावित करती है। अगर सिस्टम में पैसा कम है तो दरें कम करना मुश्किल होता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं? आपने ईबीएलआर का जिक्र किया। हाँ, आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो उधार दर निर्धारण व्यवस्था का विकास ही है। बीपीएलआर से बेस रेट, फिर एमसीएलआर और अब बाहरी बेंचमार्क उधार दर यानी ईबीएलआर। ईबीएलआर को सीधे रेपो रेट जैसे बाहरी मानक से जोड़ने से संचरण तेज और ज्यादा प्रभावी हुआ है, खासकर नए लोन्स के लिए। ये तो एक बड़ा सुधार है। और इसके अलावा आरबीआई ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अपने तरीकों को बेहतर किया है। वो अपनी पॉलिसी के रुख को भी अब ज्यादा स्पष्ट रूप से बताते हैं, जैसे समायोजनकारी है या तटस्थ। और जो बैंक वित्तीय रूप से कमजोर थे, उनकी बैलेंस शीट सुधारने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया है, ताकि वो लोन देने की बेहतर स्थिति में आ सके। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि आरबीआई का रेपो रेट बदलना सिर्फ पहला कदम है। उसका असर हम तक यानी अर्थव्यवस्था तक पूरी तरह पहुंचे, इसके लिए बैंकों की सेहत, लोन किस बेंचमार्क से जुड़ा है, छोटी बचत दरें, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और एक बात और सोचने वाली है कि मौद्रिक नीति संचालन को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। ये कभी खत्म नहीं होती। पॉलिसी बनाने वालों को हमेशा नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रतिक्रिया के बीच एक संतुलन साधना होता है। एमसीएलआर में जो हालिया कटौती हुई है, इसका वास्तविक असर कितना और कब तक दिखता है, ये देखना होगा।